हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 10 का भाग 2। भाग 1 हो गया था। भाग 2 शुरू करने से पहले एक बार हम ये रिवाइज़ कर लेते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में हमने देखा और अकबर ने अपना साम्राज्य कैसे विस्तार किया वो हमने देखा कि उसने जो है अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने की नीति अपनाई, मित्रता करने की नीति अपनाई और सीधे संघर्ष करने की भी नीति अपनाई उसने, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने की भी नीति अपनाई उसने। ठीक है, तो इस तरह उसने अपने साम्राज्य को विस्तार किया। और इसके अतिरिक्त अकबर ने जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में, तो उसको हमने देखा। ठीक है, और आगे है इसके अतिरिक्त चाँद बीबी के साथ भी जो है युद्ध किया था अकबर ने, उसको भी हमने देखा। अकबर के साम्राज्य के बारे में हमने देखा और अकबर के जो है शासन व्यवस्था के बारे में भी हमने देखा। तो अब हम देख रहे थे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ है जो मनसबदार जो थे वो अपने क्षेत्र में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करे तो मनसबदार जो है विद्रोह दबाते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना भी मनसबदारों का काम था। उन दिनों मुगल अमीरों यानी बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। तभी तो मुगल अमीर बड़ी शान शौकत से रहते थे। अकबर द्वारा निश्चित प्रशासनिक ढांचा आने वाले मुगलों के प्रशासनिक ढांचे का आधार बना। आज भी उत्तर प्रदेश में कई पदनाम व प्रशासनिक क्षेत्र इन नामों से जाने जाते हैं। यहाँ देखिए जो है अकबर कालीन सोने का सिक्का, अकबर के समय में ऐसा सिक्का चलता था। और यहाँ पर है अकबर कालीन जो है चौकोर चांदी का सिक्का। ये इसने गोल और चौकोर दोनों सिक्के चलाए थे अकबर ने, ये ध्यान दीजिएगा। और आगे है वित्तीय प्रबंधन। अकबर के समय में वित्तीय प्रबंधन कैसा था उसको देखते हैं। राज्य की आय के दो प्रधान साधन थे, भूमि का लगान तथा व्यापार पर कर। प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया गया था। किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर कराने के पक्ष में था। उसने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंप दिया। ठीक है, लगान का लेखा जोखा रखने का कार्य जो है राजा टोडरमल को दिया था अकबर ने। लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई। उनको अब मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग उनको लगान में देना है। ठीक है, कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन अकबर के समय का देखते हैं। कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी। कृषि उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया गया। एक समय एक ही खेत से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। इस समय यानी अकबर के समय में एक ही खेत से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। भू प्रबंधन में हमें प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक एक रूपता दिखाई देती है। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश गजे इलाही द्वारा की जाती थी। ठीक है, सिकंदर ने गजे सिकंदरी चलाया था और ये जो है अकबर ने गजे इलाही, भूमि की पैमाइश जो है गजे इलाही द्वारा की जाती थी। यह पूर्ववर्ती गजे सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया है। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। एक बीघा 60 गज लंबा व 60 गज चौड़ा होता था। तो ये था कृषि और भू राजस्व प्रबंधन। आगे देखते हैं सामाजिक सामंजस्य के प्रयास कौन कौन से अकबर ने किए थे उसके बारे में देखते हैं। अकबर जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना वह न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। ठीक है, अभी हमने पीछे वाले भाग में देखा भी था। आगे है अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना के निर्माण से पता चलता है। इबादत खाना कहाँ निर्माण किया अकबर ने? फतेहपुर सिकरी में। ठीक है,
जिसमें वह सभी धर्मों के गुरुओं से उनकी धर्म की अच्छी बातों को सुनता और उन पर चर्चा करता। उसने इस्लाम, हिंदू, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन इलाही की रूपरेखा बनाई। इसका उद्देश्य एकता स्थापित करना था। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। ठीक है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। और सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? अकबर ने। ठीक है, उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिससे इतने बड़े राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल सके तथा सब लोगों का समर्थन मिलता रहे। इस नीति को अकबर के बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी अपनाया। इस नीति पर हम भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियाँ माननी शुरू कर दी। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी व विज्ञान की भी कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया, ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सकें। आगे है, अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ कर तथा जजिया कर हटा दिया। उसने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान अधिकारों पर आधारित था। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष सामाजिक कार्यों में उदार और चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया। साहित्य, अकबर के समय के साहित्य के बारे में जानते हैं। अकबर सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था। इस समय की राजभाषा फारसी थी। इस समय अबुल फजल, फैजी, बदायूनी उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। ठीक है, महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया। देखिए, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, लेकिन बाबरनामा किसने लिखी थी? अगर आपने पिछले वीडियोस देखी हैं तो कमेंट करके बताइए। हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना के हिंदी में लिखे दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय की। ठीक है, अकबर के समय में ही रामचरितमानस की रचना हुई और इसके रचनाकार थे गोस्वामी तुलसीदास। इस समय हमारे देश में कागज़ पर लिखने का कार्य प्रारंभ हो गया था। यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई। प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में थे। ठीक है, तानसेन भी अकबर के दरबार में थे। यहाँ अकबर के नवरत्नों के बारे में दिया गया है। कौन कौन से थे नवरत्न? अक्सर हम इतिहास में सुनते हैं। चलिए आज देखते भी हैं, इनके बारे में जानते हैं। अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान थे। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमायूं, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी एवं राजा बीरबल उनके दरबार के नवरत्न थे। तो यहाँ सभी नवरत्नों के नाम दिए गए हैं। आप चाहे तो याद कर सकते हैं यहाँ से पॉज करके। आगे है कला। कला अकबर के समय में कैसी थी उसके बारे में देखते हैं। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी नामक नगर का निर्माण कराया और इसे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया। इस नगर में उसने भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। तो देखते हैं कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी यहाँ पर उसने। देखिए, अकबर द्वारा बनवाया गया एक महल है यहाँ पर, और हवा लेने के लिए बनवाया गया 5 मंजिलों वाला पंचमहल है फतेहपुर सिकरी का। ये भी अकबर ने बनवाया था। ठीक है, आगे है दीवाने आम। आगरा का लाल किला इसको कहते हैं, और ये जो है ये दीवाने खास, इसके 2 पार्ट थे। आगरा का लाल किला भी अकबर ने बनवाया। यहाँ देखिए दिया गया, अकबर अपने दीवाने आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था तथा दीवाने खास में अपने मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रणा करता था। ठीक है, आगे है ये बुलंद दरवाज़ा। इसको अब देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है। ये अकबर ने अपनी गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। कौन सी विजय? गुजरात विजय। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, अब ये है सलीम चिश्ती की दरगाह, आगरा में है। अकबर द्वारा निर्मित, किंतु शाहजहाँ द्वारा संगमरमर की इमारत में परिवर्तित। निर्माण इसका अकबर ने करवाया था, लेकिन संगमरमर की इमारत में परिवर्तित जो है ये जो है करने का काम जो है शाहजहाँ ने किया था। ठीक है, अकबर के शासनकाल को यहाँ समय रेखा के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ कुछ शब्दावली दी गई है। इबादत खाना मतलब प्रार्थना गृह को इबादत खाना कहते थे। पंचतंत्र नीति कथाओं की पुस्तक को कहते थे। ठीक है, नीति कथाओं की एक पुस्तक थी, उसका नाम था पंचतंत्र। और संरक्षक, नाबालिगों की देखभाल के लिए नियुक्त व्यक्ति को संरक्षक कहा जाता था। और दीन इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक धार्मिक मार्ग था। दीन इलाही का अर्थ है कि एक ईश्वर की उपासना का धर्म। तो ये था जो है अकबर का युग।
जिसमें हमने अकबर के शासन के समय के बारे में जाना कि कैसे वित्तीय प्रबंधन होता था, मnsabदारी प्रथा, प्रशासन के बारे में हमने जाना, अकबर का संरक्षक, अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े ये भी हमने देखा, और उसने जो है साम्राज्य बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई ये भी हमने देखा। तो ये था अकबर के बारे में। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 11 जिसमें होगा जहांगीर और शाहजहां के बारे में। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।